ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। कक्षा एकनवत्यधिकशततमी कक्षा। विषय हमारे कारक चल रहे हैं, हम तृतीया विभक्ति देख रहे हैं और कल हम हेतौ इस सूत्र को देख रहे थे। आज इसी पे थोड़ा सा और विचार करेंगे। तो क्या हमने कल देखा कि ये कर्तृकरणयोः तृतीया, इसमें से तृतीया की अनुवृत्ति आई और हमने हेतु की वृत्ति बनाई। तो कल हमने समझा कि हेतु फल साधन योग्य पदार्थ, कोई पदार्थ हो जो फल का साधन हो उसको हेतु कहते हैं, ऐसा भाष्यकार ने कहा, काशिकाकार ने। उसके आधार पे हमने वृत्ति बनाई कि हेतुवाची शब्दे तृतीया विभक्ति भवति। और जो उदाहरण दिए गए, धनेन कुलम, तो धन जो है वो हेतु है कुल की स्थिति में। विद्यया यशः, अच्छा विद्या से यश होता है, ऐसे। अब जो कल हमने एक अंत में वाक्य किया, हेतु और करण का भेद देखने के लिए तो कहा गया कि करण जो है वो तो कारक होता है क्रिया का, क्रिया के साधन में का साधन होता है, किंतु हेतु जो है वो हमने कहा है कि वो फल साधन है। जैसे वाक्य बनाया गया, अध्ययनेन अश्वेन गच्छति, जाता है, गच्छति अश्वेन, तो यहाँ तक तो स्पष्ट था कि अश्व जो है करण है। फिर लगाया अध्ययनेन, अध्ययन के हेतु से जाता है, अध्ययन के लिए जाता है, तो यहाँ पर हमने तृतीया लगा दी कि ये इसका हेतु है। अब आज इस पे विचार कर रहे हैं तो ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्यों कल ये लगाया गया था यहाँ तृतीया, वो आपको बताते हैं। ये देखिए, सिद्धांत कौमुदी में ऐसा सिद्धांत कौमुदी कहते हैं, फलम अपि इह हेतु। तो ये जो हेतु सूत्र दिया गया है, इसमें फल को भी हेतु कहते हैं माने क्रिया जिस उद्देश्य से के लिए की जाती है उसे भी हेतु कहते हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने वाक्य बनाया, अध्ययनेन वसति। ठीक है, गुरौ माने गुरु के पास, गुरु के समीप अध्ययन के लिए रहता है। अब हमको विचार करना है, क्या यहाँ तृतीया जो लगाई गई ये ठीक है? क्योंकि हेतु की परिभाषा क्या दी गई है? हेतु की परिभाषा है फल साधन योग्य पदार्थ, ये हेतु है। का मतलब फल का साधन। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि फल भी हेतु है यहाँ पर। तो ये बड़ा विचित्र लग रहा है कि एक तरफ कहा जा रहा है फल का साधन हेतु होता है, और यहाँ ये कह रहे हैं नहीं नहीं, इस केस में जो फल है वो भी हेतु होता है। अब कैसे? अध्ययनेन वसति, अब वसति एक क्रिया है, तो और वो हम कहते हैं क्यों रहता है, तो अध्ययन के लिए रहता है। तो यहाँ के लिए आ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है कि ये तृतीया हमें लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। देखिए हमने पीछे चतुर्थी के 2 सूत्र किए हैं। एक वार्तिका था, वो है चतुर्थी विधाने तादर्थ्यम उपसंख्यानम। तो क्या हम कह सकते हैं, क्या ये तादर्थ्य वसति, वसनी की क्रिया जो है वो अध्ययन के लिए है, क्या हम इसको तादर्थ्य कह सकते हैं? तो ये देखिए, ये क्लास 170 में हमने इसको किया था, चतुर्थी विधाने तादर्थ्य उपसंख्यानम। सारे उदाहरण जो हैं वहाँ पर है यूपाय दारू, एक चीज़ दूसरी चीज़ के लिए है, क्रिया नहीं है यहाँ पर। ये देखिए, यू बनाने के लिए दारू, कुंडल बनाने के लिए सोना, कुंडलाय हिरण्यम, रंधनाय स्थाली,
स्थाली जो है वो पकाने के लिए है, उलूकुलम अवहननाय पीसने के लिए है। तो यहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए नहीं है, इसको तादर्थ्य नहीं कहते, ठीक है। तो फिर इसको क्या कहते हैं? वसति अध्ययनाय। ये देखिए हमने एक सूत्र किया है, तुम अर्था च भाववचनान 2, 3, 15। तो ये सूत्र कहता है जहां क्रिया अर्थ क्रिया हो, एक क्रिया दूसरी क्रिया के लिए की जाती है, ठीक है। जैसे व्रजति पकाने के लिए जाता है, तो दो क्रियाएं हैं। तो पहली क्रिया व्रजति जो है वो पकाने के लिए, तो यहाँ तुमुन का अर्थ आ जाएगा, पक्तुम व्रजति। तो वहाँ जहाँ पक्तुम व्रजति आता है वहाँ पाकाय व्रजति हो सकता है, ये भाव अर्थ है, या पक्तये व्रजति। तो चतुर्थी लगेगी जहाँ तुमुन अर्थ हो, तो क्रिया अर्थ क्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर वाक्य था अध्ययन के लिए वास करता है, तो ये अध्ययन एक क्रिया है और वास करना एक और क्रिया है। ये वास करने की क्रिया अध्ययन के लिए है, इसलिए ये तुमर्थाच भाववचनात् का केस हो रहा है। तो यहाँ पर ठीक लग रहा है अध्ययनाय वसति, ये ठीक है, ठीक है। और इसको अध्ययन को हेतु नहीं मानना चाहिए, हमें ठीक नहीं लग रहा। और ये देखिए अध्ययनेन विद्या, यहाँ ठीक है, अध्ययन जो है वो हेतु है, विद्या फल है। फल तो इसलिए हेतु में लगना चाहिए तृतीया, ना के फल के अंदर तृतीया लगनी चाहिए, जैसा कि यहाँ कहा गया है फलमपि हेतु भवति। तो ये आपको कोई विचार इस पे करना है कि ये वाक्य जो सिद्धांत कौमुदी जी ने दिया है अध्ययनेन वसति, क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है? हमें तो ठीक नहीं लगा, परंतु आप किसी विशेष गुरुजी से इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। अब ये देखिए आगे एक और है, गम्यमाने अपि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका। अगर कोई क्रिया गम्यमान हो, लिखी ना गई हो लेकिन लग रही है कि वहाँ है, वो भी कारक विभक्ति की प्रयोजिका होती है। जैसे अलम श्रमेण, श्रम के द्वारा कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, तो यहाँ तृतीया लग गई है। इसका मतलब क्या है? श्रमेण साध्यम न अस्ति इत्यर्थः, माने श्रमम अनर्थकम, श्रम अनर्थक है इसलिए श्रम को छोड़ दो। तो यहाँ तृतीया कैसे आई? साधन क्रियां प्रति श्रमः कारणम, जो भी आप क्रिया कर रहे हैं उसमें श्रम जो है वो करण है, इसलिए करण होने से उसमें तृतीया लग गई, करणे तृतीया। ये बात समझ में आई? तो जैसे अभी अगर हम कहें अलम अति विस्तारेण, ज्यादा विस्तार करने का कोई लाभ नहीं है, तो तृतीया लग गई, ठीक है। तो ये तृतीया करणे तृतीया से लगी है। इति प्रणाम।